सबसे पहले जैसे कि अवध का युद्ध, सबसे पहले हम जानेंगे अवध युद्ध के बारे में। अवध का युद्ध 1856 ईस्वी में हुआ था। यह लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के मध्य में हुआ। हम याद रखेंगे कि किन किन शासकों और अंग्रेज के कौन कौन से गवर्नर के मध्य में ये युद्ध हुए थे, अर्थात उस समय किस गवर्नर का शासनकाल कंपनी राज्य पर चल रहा था। नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं आक्रमणता का आरोप लगाकर इस युद्ध की घोषणा की गई। जब भी किसी युद्ध की घोषणा होती थी तो विरोधी शासक के विरोध में कोई भी ऐसी कूटनीति या रणनीति बनाकर अंग्रेज उस पर हमले का बहाना ढूंढते रहते थे। इस युद्ध में अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। जब हार हुई शासक की तो उसका हारा हुआ राज्य अंग्रेजों ने अपने शासन में मिला लिया। फैजाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में प्रदान किए गए। फैजाबाद संधि के तहत अंग्रेजों को धन की भी प्राप्ति होती थी और जैसा कि आप जान रहे हैं 22.5 लाख रुपए कर के रूप में इनको प्राप्त हुए थे और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता में नज़रबंद कर लिया गया और इनको जीवन निर्वाह के रूप में मात्र 12 लाख रुपए की सालाना पेंशन दी गई। अब चर्चा करते हैं रुहेलखंड का युद्ध। रुहेलखंड का युद्ध 1773 ईस्वी में हुआ। यह वारेन हेस्टिंग्स तथा रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां के मध्य में हुआ था। रुहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना करने के कारण यह युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने ऐसी सहायक संधि और अनेकों संधियां बनाई थीं जिनके कारण कुछ धन वो दूसरे दुर्बल शासकों को दिलवाते रहते थे। मना करने पर उनके ऊपर युद्ध का आरोप लगाकर और उनके ऊपर युद्ध थोप दिया जाता था, जिससे कि वो राजा उन्हें धन और राज्य की कर के रूप में वसूली दे सके या उनको भूमि प्रदान कर सके। तो रुहेला सरदार ने जब अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर दिया तब यह युद्ध हुआ। युद्ध में हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकांश भागों को अवध राज्य में मिला लिया गया और जो शेष बचा हुआ भाग था रामपुर की रियासत वाला, उस पर अंग्रेजों की व्यवस्था स्थापित हो गई, अंग्रेजों की रियासत स्थापित हो गई, अर्थात वो भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब आगे जानते हैं बनारस के युद्ध के बारे में। बनारस बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पर 1780 ईस्वी में युद्ध हुआ। यह युद्ध वारेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के मध्य में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग करने के कारण राजा चेत सिंह और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य में यह युद्ध हुआ था। जब राजा चेत सिंह ने इन वस्तुओं को देने से मना कर दिया तब अंग्रेजों ने उन पर हमला कर दिया और परिणाम स्वरूप राजा को 50 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। हेस्टिंग्स द्वारा जब राजा ने विरोध किया तो उस विद्रोह का दमन कर दिया गया और जब युद्ध खत्म हुआ तो चेत सिंह के भतीजे को राजा बना दिया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। और एक और देखिए, आप इस तथ्य से जान पा रहे होंगे कि किस प्रकार अंग्रेज राजाओं को हराने के बाद में उन पर कर की बढ़ोतरी करते ही जाते थे। जो वार्षिक कर पहले राजा चेत सिंह 22.5 लाख रुपए प्रदान करते थे वो अब बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया। इस प्रकार अंग्रेज कूटनीति और रणनीति के सहारे कर की वसूली दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे थे और अपना शासन वृद्धि करते जा रहे थे। अब एक और युद्ध के बारे में जानते हैं, पिंडारियों से युद्ध। हमारे भारत देश के ऊपर अंग्रेजों ने अनेकों युद्ध छोड़े। उस समय भारत पर छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हुआ था। अनेक शासकों के और अनेक राजाओं के अलग अलग छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और अंग्रेजों ने धीरे धीरे इन सभी राज्यों पर हमला कर कर इनको धीरे धीरे अपने कंपनी राज्य में शामिल कर लिया और सभी शासकों को अपने अधीन कर लिया। इसी क्रम में पिंडारियों से जो युद्ध हुआ उस पर देखते हैं क्या क्या बिंदु निकल कर आते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के अमीर खां, करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू के मध्य युद्ध हुआ। ये समस्त पिंडारियों के नाम हैं। अंग्रेज पिंडारियों के छापामार युद्धों से परेशान थे। उस समय जो भी पिंडारी थे, चाहे वो अमीर खां हो, करीम खां हो, वासिल मोहम्मद या
ये सब छापामारी युद्ध में निपुण थे और अंग्रेज इन पिंडारियों से बहुत परेशान थे। जब उन्होंने उनसे युद्ध किया तो बहुत सारे पिंडारी मारे भी गए। इसमें अमीर खां ने अंग्रेज़ों की शरण ली। अमीर खां उनको जब ये लगा कि अब वो इन सब समूह के साथ रहेगा तो वो भी मारा जाएगा, तो वो अंग्रेज़ों की शरण में चला गया। करीम खां ने भी अंग्रेज़ों की शरण ली। उसे गोरखपुर ज़िले में गौस की जागीर मिली, जबकि अमीर खां को टोंक की जागीर प्रदान की गई। उस समय जो भी शासक अंग्रेज़ों के पास सहायता मांगने जाता था या उनसे मिल जाता था, उसे कोई न कोई राज्य या जागीर प्रदान कर दी जाती थी। इसी प्रकार पिंडारियों में से जो सरदार थे अमीर खां और करीम खां, उनको भी उन्होंने टोंक की जागीर और गौस की जागीर प्रदान कर दी। आइए अब जानते हैं नेपाल युद्ध के बारे में। जैसे कि भारत का इस समय नेपाल पड़ोसी देश है। उस समय नेपाल लगभग भारत का विस्तार अनेकों पड़ोसी देशों की सीमाओं तक था। तो उस समय नेपाल के अंतर्गत जो युद्ध हुआ उसमें कौन कौन से बिंदु थे? नेपाल का युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी के मध्य हुआ। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा के मध्य हुआ। गोरखा नेपाल में रहने वाली उस समय समाज की एक प्रजाति थी और यही सत्ताधारी प्रजाति थी। तो नेपाल का युद्ध 1814 में प्रारंभ हुआ और ये 16 तक चला। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स और गोरखा के मध्य हुआ। सन 1814 ईस्वी में गोरखों द्वारा अंग्रेजों की अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया गया। जब गोरखों द्वारा अंग्रेजों के क्षेत्रों पर अधिकार हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध हुआ और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि युद्ध में गोरखों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। सन 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि हुई। अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। प्रत्येक युद्ध का परिणाम संधि के माध्यम से ही किया जाता था और इसमें अंग्रेज अपनी कुशल रणनीति और कूटनीति का सहारा लेकर विभिन्न क्षेत्रों को हासिल कर लेते थे। जैसा कि आप इस बिंदु में देख रहे हैं, सिगौली की संधि हुई युद्ध के पश्चात और अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय और पर्वत का तराई क्षेत्र मिल गया। गोरखों द्वारा सिक्किम पर भी अधिकार छोड़ दिया गया। उस समय सिक्किम पर गोरखों का अधिकार था और उन्होंने अपना अधिकार छोड़ दिया और इसका तात्पर्य यह हुआ कि सिक्किम पर भी अंग्रेजों की सत्ता हो गई। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। पहले नेपाल में गोरखों की सत्ता थी, लेकिन युद्ध में हारने के पश्चात और संधि के परिणाम स्वरूप काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा, जिसका कि अर्थ यह हुआ कि रेजिडेंट संपूर्ण शासन व्यवस्था पर अपनी नज़र रखता था और खोजता था कि शासकों द्वारा, गोरखों द्वारा कहाँ से उनको धन की प्राप्ति हो सकती है, कौन कौन से कर उनकी शासन व्यवस्था पर लगाए जा सकते हैं।